हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पेंशन स्कीम। अब इससे रिलेटेड द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में हमें एडिटोरियल देखने को मिल रहा है पिछले 10 to 15 डेज में अगर हम बात करें। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये आप देख सकते हैं, एनपीएस ग्रोज 22% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इसमें डाटा ही दे रखा है, ऐसा चाहिए एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में एनपीएस से क्वेश्चन आ सकता है। और अटल पेंशन योजना या फिर एनपीएस यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पेंशन स्कीम। 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, एनी इंडियन सिटीजन एनआरआई बिटवीन 18 to 60 ईयर्स कैन ज्वाइन एनपीएस। उसके बाद अगर हम बी स्टेटमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड्स एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। तो होपफुली तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी होंगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। लास्ट में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सोचिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए एक बार जो एडिटोरियल हमने देखा था उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं और देन हम डिटेल में समझेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम होता क्या है। आप देखिए जो एडिटोरियल था इसमें सिर्फ डाटा दिया हुआ है कि पर ईयर यहाँ पर जो कलेक्शन है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर जो सब्सक्राइबर लेगेसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए announced that assets under management under the National Pension System and Atal Pension Yojana crossed the milestone of 9 lakh crore। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम दोनों को ही अच्छे से कवर करेंगे, एनपीएस एंड एपीवाई को। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर जो पोस्ट पेंडेमिक था उसके बाद हर कोई चाहता है कि फ्यूचर जो है, मतलब फाइनेंशियल फ्यूचर पोस्ट रिटायरमेंट का, वो हमारा सिक्योर हो सके। तो लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फैमिली हैज़ बिकम अ की लाइफ गोल फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड पोस्ट पेंडेमिक। अब कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो हमें खैर समझ में आई गई है। और इसको लेकर जो एक सब्सक्राइबर लेगेसी में हमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है और जो अमाउंट अभी के लिए कलेक्ट हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 9 करोड़ के आसपास। तो आप हर साल देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है। 2018 में 2 लाख के आसपास, और उसके बाद 2019 में 3 लाख करोड़ के आसपास, और 2020 में 4 लाख करोड़ के आसपास, 2021 में 5 लाख करोड़ के आसपास, 6 के आप मान सकते हो, और 2022 में 7 लाख करोड़ के आसपास, एंड 2023 में 9 करोड़ के आसपास। तो होपफुली आपको ये एडिटोरियल क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें ईपीएफ के साथ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के साथ, जो यहाँ पर ईपीएफ की सब्सक्राइबर लेगेसी है वो 26 करोड़ के आसपास है, यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं। और अगर कलेक्शन देखें तो वो भी 11 करोड़ के आसपास है। और मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ ना एनपीएस का कितने कस्टमर लेगेसी है, 6.32 करोड़ के आसपास, और कितना कलेक्शन हुआ है, 9 लाख करोड़ के आसपास। अब देखिए एनपीएस होता है अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, और एनपीएस को लेकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश भी नहीं है। और ये जो बेसिकली एडिटोरियल है इससे रिलेटेड हमें हमेशा से देखने को मिलता ही रहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर फिर से लागू होनी चाहिए। जो एनपीएस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सही नहीं है, और कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की जो एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। मतलब ये एक तरह से चुनावी वादे बन जाते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा, है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है और न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर हम सिंपल वे में समझें, अगर मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय है, यहाँ पर हम ए मान लेते हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट है वो 60 ईयर्स में होती है ना। तो जो लास्ट मंथ होता है रिटायरमेंट का, तो लास्ट मंथ में मान लो कि ए की जो सैलरी है वो 70,000 है। इमेजिन कर लो 70,000 यहाँ पे सैलरी है, तो इसका हाफ 35,000 प्लस यहाँ पर डियर अलाउंस, ये उसको एज अ पेंशन दी जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो हाफ सैलरी है वो मिलेगी, और साथ साथ डियर अलाउंस, जो डियर अलाउंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके, इन्फ्लेशन के। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन राइज करेगा वैसे वैसे ये डियर अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। और वैसे हर साल में 2 बार रिवाइज होता है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, जनवरी एंड जुलाई में हर साल में 2 बार रिवाइज करा जाता है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली रिवाइज होता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसको हटा दिया गया 2014 में। यहाँ पर जनवरी से न्यू पेंशन स्कीम लागू कर देगी। अब न्यू पेंशन स्कीम में हमें किस तरह से देखने को मिलता था वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब न्यू पेंशन स्कीम में होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मतलब जब तक वो जॉब कर रहे हैं तब तक वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूशन देंगे, और जैसे ही उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे, मान लो कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय की, ए ही मान लेते हैं हम, यहाँ पर उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि 10% आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना होगा। मतलब 10% बोले तो 10,000 आपकी सैलरी से कट जाएगा न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर 10% गवर्नमेंट एड ऑन करेगी। और अभी के लिए 2019 के बाद 14% गवर्नमेंट ने ये यहाँ पर कर दिए कि आप 10% कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए और गवर्नमेंट कितना देगी, 14%। लेकिन जब ये स्कीम आई थी तो 10% के आसपास ही रखा गया था। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट लगाएगी इक्विटी शेयर्स में, और इससे गवर्नमेंट को जो बेनिफिट होगा, और आफ्टर 60 ईयर्स या जब भी रिटायरमेंट होगी, जैसे कुछ स्टेट में 58 ईयर्स की में रिटायरमेंट मिल जाती है, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। अब जो एनपीएस है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि अगर आपको पहले पैसा चाहिए तो आप अपना जीपी, मतलब जो पैसा है वो आप निकलवा सकते हो। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करो 75%, ठीक है, सारा पैसा नहीं निकलवा सकते, 75% निकलवा सकते हो। लेकिन एनपीएस में आप सिर्फ अपना 25% पैसा निकलवा सकते हो। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 3 इयर्स होने चाहिए एनपीएस अकाउंट ओपन किए हुए। और अगर मान लो कि यहाँ पर 60 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और पेंशन लग जाती है, तो उस केस में एनपीएस का 60% पैसा आप निकलवा सकते हो। और इसमें जो टैक्स रिबेट भी आपको देखने को मिलेगा, मैं बात कर रहा हूँ एनपीएस की, तो 60% आप पैसा निकलवा सकते हो, जो बचा 40% उससे आपको पेंशन दी जाएगी। और ये जो 60% अगर आप निकलवाओगे तो उस केस में आपको कोई ऐसा टैक्स नहीं देना होगा। और हाँ, टैक्स रिबेट भी है एनपीएस में, जो न्यू पेंशन स्कीम है, कि अगर मान लो कि आपकी सैलरी, या ऐसे समझ लो कि 1.5 लाख तक का यहाँ पर टैक्स रिबेट दिया हुआ है अंडर सेक्शन 80C या फॉर्म 80C के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर टैक्स रिबेट कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख प्लस 50,000 एडिशनल, तो लगभग 2 लाख के आसपास का यहाँ पर टैक्स रिबेट दिया हुआ है। अब देखो, अगर आप कंपेयर करो न्यू पेंशन स्कीम को और ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बेनिफिशियल कौन सी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। ना तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा, और एक जो पेंशन मिल रही है वो भी सिक्योर है, और ऊपर से जो डियर अलाउंसेस हैं वो भी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बात करें, जैसे मैंने आपको भी एनपीएस समझाया, तो एक बार हम देख भी लेते हैं एनपीएस होता क्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम, जिसको लागू करा गया था जनवरी 2004 में, और उसके बाद इसको सभी सेक्शंस के लिए ओपन कर दिया गया था 2009 में। पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आई थी, उसके बाद सभी सेक्शन के लिए इसको लागू करा गया था। और यहाँ पर एनआरआईज भी बेसिकली जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनआरआईज हम किसको कहते हैं, ऐसे समझ लो, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि कोई पर्सन है, मैं ही हूँ, अगर 6 महीने के लिए मैं अपने इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हूँ और मुझे 6 महीने हो जाते हैं, तो मैं डिक्लेयर हो जाऊँगा एनआरआई। अब एनआरआई भी यहाँ पर जो पेंशन स्कीम है उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। इंडियन सिटीजन एंड एनआरआई बिटवीन 18 to 60 ईयर्स, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, केवाईसी नॉर्म्स करना होगा, तो खैर हम जब बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं तब भी हमें केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने ही पड़ते हैं। नो योर कस्टमर एंड द स्कीम अलाउ सब्सक्राइबर टू कंट्रीब्यूट रेगुलरली। हर महीने आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 60 साल के बाद मिलेंगे, या जब भी आपकी रिटायरमेंट कंप्लीट होगी। 58 में कंप्लीट होगी तो 58 पे, वैसे 60 ही मान के चलो, 58 का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर 60 ही बोला हुआ है, तो 60 ईयर ही आप मान के चलना। उसके बाद ऑन रिटायरमेंट सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ पार्ट ऑफ कॉर्पस, 60% वो निकलवा सकते हैं, 40% जो है उससे वो उनको पेंशन दी जाएगी। मतलब लमसम अमाउंट कितना है, 60% के आसपास, और वो टैक्स रिबेट उसमें दिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा 60% में से। तो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ओल्ड पेंशन और जो न्यू पेंशन इसके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्यों चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू ही हमें यहाँ पर ओल्ड पेंशन मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर एक तो कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ रहा, साथ साथ जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका हाफ आपको मिलेगा ही मिलेगा और डियर अलाउंस मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या कहना है, अभी 15 डेज़ पहले जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी गई थी कि हम जो न्यू पेंशन स्कीम है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लेकर एक कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम कौन सी बेहतर है, देन उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसमें चेंजेस करेंगे। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर जो कमेटी को लेकर एक कंसर्न है कि हम कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम को लागू क्यों करा, अगर हम उसको समझें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है अनफंडेड लायबिलिटी। मतलब ऐसा यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक कॉर्पस नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश का संविधान लागू करा तो उसके बाद कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉर्पस नहीं रखा गया था कि यहाँ से इस अमाउंट से या इस अकाउंट से हम पेंशन देंगे। अब गवर्नमेंट बेसिकली जो पेंशन देती है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, ऐसे समझ लो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें से वो पेंशन देती है। और एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतर समझ पाओगे। 1990 से लेकर 1991 अगर यहाँ पर हम देखें जो पेंशनर्स थे उनको गवर्नमेंट पेंशन के तौर पर पैसा देती थी 3000 या ऐसे समझ लो 3500 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली फिगर है। वैसे 32 के अराउंड थी, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम कंपेयर करें 2020-21 से, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट चलती तो उसको लगभग देना पड़ता 2 लाख करोड़ के आसपास। और ये पैसा कहाँ से देना पड़ता, रेवेन्यू में से। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर हम देखें ह्यूज फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट पे हमें देखने को मिलता। और यहाँ पर हम एक बात ये भी समझ सकते हैं कि जो इंटर जनरेशन इक्विटी इशू है वो भी हमें देखने को मिलता। इंटर जनरेशन इक्विटी इशू बोले तो कि जो आज की जनरेशन है उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर पेंशनर्स को इतना पैसा दे देगी गवर्नमेंट तो यहाँ पर जो न्यू जनरेशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल अगर ओपन करने हैं, स्कूल्स ओपन करने हैं या यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, तो गवर्नमेंट अगर इतना पैसा वेस्ट कर देगी पेंशन के तौर पे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें न्यू जनरेशन के लिए हम कुछ भी यहाँ पर रेवेन्यू नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन राइज हो रहा था उसको लेकर यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम को लागू करा गया था। एंड अभी के लिए अगर हम देखें कौन से स्टेट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हमें देखने को मिल रही है, बंगाल में आप देख सकते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही हमें देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी एंड शिवसेना की अभी गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी प्लान चल रहा है कि इस तरह से मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम ही दी जाएगी। और साथ साथ जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं इस तरह के जो ओपोजिशन में होते हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी में होते हैं वो वादे करते हैं जनता के साथ। और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चला जाता है पेंशन को लेकर। अब ये किस हद तक सही है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इन शॉर्ट समझें जो न्यू पेंशन स्कीम है, जैसे एलिजिबिलिटी जो अगर हम एज वाइज देखें तो एज ब्रैकेट तो आपको क्लियर हो गई होगी 18 to 60। उसके बाद लॉक इन पीरियड मैच्योर एट 60। देन पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हो, 3 साल आपके अकाउंट ओपन में होने चाहिए। देन उसके बाद 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एसेट क्लास मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट आपका शेयर ले रही है 10% शेयर ले रही है और यहाँ पर 14% जो गवर्नमेंट डाल रही है उसको इक्विटी मार्केट में लगा रही है। रिस्क है लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा भी बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट होते हैं, ये खैर इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक सा समझ लो। जो टीयर 1 है, टीयर 1 के केस में जो आपका टैक्स रिबेट है वो दिया जाता है। और टीयर 2 जो है, अच्छा टीयर 1 में एक और पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो टीयर 1 के थ्रू मतलब उनकी जो पेंशन है वो लगेगी, मतलब उनको एनपीएस अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। एनपीएस अगर आप टीयर 2 अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है और उसमें टैक्स रिबेट इतनी नहीं मिलती। हाँ, अगर आप लॉकिंग पीरियड फॉलो कर लेते हैं 3 इयर्स का तो आपको टैक्स रिबेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो देखिए अटल पेंशन योजना को पहले हम स्वावलंबन योजना कहते थे, सेल्फ सपोर्ट स्कीम। और बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी एक तरह से पेंशन मिले, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च करा था, अटल पेंशन योजना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है अटल पेंशन योजना और एनपीएस में। जो अटल पेंशन योजना है, इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एज, जो एज सेक्शन है, 18 टू 40 ईयर्स का जो बेसिकली पर्सन है वही अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें 18 टू 60 था, होपफुली आपको याद आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आप कितनी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है 1000 टू 5000, मतलब यहाँ पर 1K भी हो सकता है, 2K, 3K, 4K एंड 5K। जितना यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाएगी, जैसे आप 60 ईयर्स के हो जाओगे। अब लेटर सपोज यहाँ पर मान लो कि जो पर्सन यहाँ पर एलिजिबल था, ए पर्सन था, इसकी एज थी 25 ईयर जब इसने APY अकाउंट ओपन किया था। जैसे ही ये 60 ईयर का हुआ, मतलब जैसे ही एलिजिबल हुआ पेंशन के लिए, इसकी डेथ हो गई, तो इसके जो बेसिकली वाइफ होगी उसको ये पेंशन दी जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो नॉमिनी है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया जाएगा। तो इस तरह के वैसे पॉइंट आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फॉर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम बात करें एनपीएस वर्सेस अटल पेंशन योजना, मतलब मेनली डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो देखिए टैक्स लायबिलिटी अगर हम बात करें तो एनपीएस में हमें टैक्स लायबिलिटी मिलती है, लेकिन एपीवाई में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं मिलती। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड इसका 60 साल है, इसका भी 60 साल है, लेकिन समय से पहले आप एनपीएस में पैसा निकलवा सकते हैं और एपीवाई में आफ्टर 60 भी आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा सकते। जैसे इस केस में क्या था कि आप 60% विड्रॉ करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप अमाउंट अपना विड्रॉ नहीं करवा सकते। देन गवर्नमेंट बैकिंग में हम बात करेंगे एपीवाई की। अब यहाँ पर फुल एश्योर्ड है, जो भी अटल पेंशन योजना के थ्रू अकाउंट खुलवा रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एनपीएस में मार्केट रिस्क है, पेंशन तो मिलेगी, कितनी मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि मार्केट अगर अप है तो ज़्यादा मिलेगी, अगर मार्केट डाउन है तो कम मिलेगी। उसके बाद एज एंड नेशनलिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा, 18 टू 60 और 18 टू 40। उसके बाद नेशनलिटी की बात करें, इंडियन सिटीजन एंड एनआरआई, ओनली इंडियन सिटीजन। उसके बाद पेंशन गारंटी, ऑब्वियसली पेंशन गारंटी दोनों में है, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो एपीवाई में ज़्यादा गारंटी है कंपैरेटिवली एनपीएस। तो होपफुली जो डाउट्स होंगे आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी, यहाँ पर 60 कर लेना, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। 55 भी होता तब भी ठीक था, क्योंकि 60 साल से कम है। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं हम यहाँ पर पुट कर रहे कि 18 टू 55 होगा या फिर 18 टू 40 ही होगा ओनली। अब स्टेटमेंट है कि जो इंडियन सिटीजन है और एनआरआई है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं 18 टू 60 या फिर 55, बिल्कुल खुलवा सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास चॉइस नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर पेंशन फंड या फिर पेंशन स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर वेज में डाल सकते हैं कि इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो 60% ही पैसा निकलवाने का प्रावधान है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंगली वो जितना भी पैसा निकलवाना चाहें वो निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेशन में इतना ही। होपफुली जो जो पॉइंट्स हमने कवर करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करा करो। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।